नमस्कार। हिंदू लॉ के विषय में आज जानते हैं थोड़ा सा। हिंदू लॉ यानी कि फैमिली लॉ बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जुडिशरी के एग्ज़ाम से भी और आपके लॉ के एग्ज़ाम्स के भी। हिंदू लॉ क्या है या फैमिली लॉ क्या है? फैमिली लॉज में तो सभी लॉ जो कि फैमिली से रिलेटेड है। अच्छा, ये जान लीजिए, फैमिली लॉ ना तो सिविल में माने जाते हैं ना ही क्रिमिनल में माने जाते हैं। फैमिली लॉ फैमिली में माने जाते हैं, ये बात ध्यान में रखें। ये एक अलग लॉ है, अलग एस्पेक्ट है ये, इसको समझें थोड़ा सा, क्योंकि ये समाज के इंटरनल ताने बाने को बनाता है, एक फैमिली बनाता है, फैमिली से पूरा देश बनता है, देश से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से विश्व बनता है। इसीलिए हिंदू लॉ या फैमिली लॉ या एनी फैमिली लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हिंदू लॉ के विषय में जानें। हिंदू लॉ एक ऐसा लॉ है जो हिंदूज़ के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन क्या ये सिर्फ हिंदू के लिए ही एप्लीकेबल होगा? नहीं, औरों के लिए भी एप्लीकेबल है, उनके विषय में भी जानेंगे। जैसे बौद्ध, सिख, जैन, इन सब के लिए भी एप्लीकेबल है उतना ही, लेकिन इसे हिंदू लॉ बोलते हैं, तो इसलिए हम भी इसे हिंदू लॉ ही बोलेंगे। आइए देखते हैं कि मेन सोर्सेस क्या हैं हिंदू लॉ के। हिंदू लॉ के मेन सोर्सेस हैं श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस, कस्टम्स। अब एक एक कर हम जानें कि स्मृति क्या होती है। देखो, याद रखें, स्मृति जो है ना, स्मृति आपने सुना होगा, इसकी स्मृति तो बहुत अच्छी है। स्मृति ईरानी ने स्मृति यानी कि यादाश्त, यानी कि क्या कुछ कहा गया, क्या याद है, वो होती है स्मृति। और श्रुति, श्रुत लेख आपने सुना होगा, श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना, यानी जो सुना गया। तो श्रुति है जो सुना गया। कहाँ से सुना गया? वेदों से, जो ईश्वर से सुना गया, जो वेदों में लिखा या वेदों से हमें किसी ने सुनाया, वो वेद, वो है श्रुति, और वो ईश्वर की बातें लिखी। अब ये बताएगा कौन कि ये ईश्वर ने लिखा है? बस हमने माना, जैसे कि और भी रिलीजियस में बताते हैं तो ये बोला जाता है कि ईश्वर ने लिखवाया है। तो ऐसे है, ये मान के चले हमारे में भी, यानी हिंदूज में भी श्रुति का कॉन्सेप्ट है, जिसमें माना जाता है ईश्वर के शब्द हैं जो कि ऋषियों को दिए गए, ऐसा मान के चलिए। तो ये हिंदू लॉ में ये पहले प्राइमरी और पैरामाउंट यानी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता था। समय बीता, स्मृति आई। स्मृति जो ऋषियों ने याद आई, उन्होंने बात की, ईश्वर की बात की, उन्हें कोई ज्ञान आया और उन्होंने अपनी यादाश्त से लिख दिया, स्मृति से, यानी इसको यादाश्त में डाल दिया, ऋषियों ने लिखा। इसीलिए आपने सुना होगा नारद स्मृति, मनु स्मृति, यानी उन्होंने लिखा, उन्होंने ये बताया कि हमें ईश्वर ने ऐसा कहा। तो वो ये सब है, इसे भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। ये भी ईश्वर के वाक्य हैं, पर क्या वाक्य हैं ये ऋषियों ने हमें बताएं। श्रुति भी ईश्वर के वाक्य हैं, लेकिन वेदों में लिखा है। अब वेदों के ऋषियों का मालूम नहीं, वेदों के राइटर का नहीं पता, तो स्मृति के राइटर्स का पता है, इसलिए हमने इसका ऐसा क्लासिफिकेशन किया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। आप जानते हैं क्या अर्थ होता है कमेंट्री का? आपने सुना होगा क्रिकेट की कमेंट्री, फुटबॉल की कमेंट्री। कमेंट्री यानी बोलना, यानी लंबी लंबी बातें लिखते जाना, या हम बोलते हैं कमेंट्री लिखो। आपने इंग्लिश के आपके एग्ज़ाम में आया होगा कि इस पर कमेंट्री लिखिए, अपने कमेंट्स लिखिए। तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने कमेंट्री लिखी, बहुत सारे कमेंट लिखे। कमेंट एक दो होते हैं, कमेंट्री पूरी पुस्तक होती है। तो हमें जैसे लास्ट कमेंट्री वैजयंती कमेंट्री थी जो नंदा पंडित ने लिखी, और बहुत सारी कमेंट्रीज है। ये बात की रचनाएं हैं, 700 से लेकर 19 तक की ही रचनाएं, 1700 लिखा पर ये 19 तक की रचनाएं हैं। और भी धर्मशास्त्र लिखे गए, वो कमेंट्री किए, जैसे एक सब्जेक्ट लिया, उसी पर उठाया और उसी पर बहुत सारी बातें बोल दी गई। 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा लिखे गए, क्योंकि उस समय
हो सकता है बहुत समय हो लिखने के लिए, हम और इन्हीं को एक बुक की फॉर्म दे दी गई, सारे कमेंट्स को एक इकट्ठे किया, उसे डाइजेस्ट बना दिया। आपने सुना होगा डाइजेस्ट, पॉकेट डाइजेस्ट, आपने सुना होगा गाइड डाइजेस्ट, गोल्डन डाइजेस्ट, तो ये इस सबको एक कंबाइंड फॉर्म दे दिया गया, यानी कमेंट्री एक छोटा पार्ट है और डाइजेस्ट उसका बहुत बड़ा पार्ट है, उसको एक एक संकलन करना जिसके बोलते हैं। और कमेंट्री में है जो वेदों में लिखे नियम हैं, जो स्मृति में, जो श्रुति में हैं लिखे गए नियम, उन पर लेखक ने अपने ओपिनियन दिए हैं, इसलिए इसको इसको कहते हैं कमेंट्री। अब आपने कमेंट्स दिए गए हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखें। अगला है इम्पोर्टेंट, जुडिशियल डिसीजन। आपको पता है, अब हम हिंदू लॉ की बात करें तो इसमें भी बहुत से ऐसे फैसले आए जो कि बाद में अदालत द्वारा उन फैसलों को दिया गया, और वो नियम में नहीं थे, वो हमारे हिंदू लॉ में नहीं थे, ना हिंदू अडॉप्शन में थे, ना मेंटेनेंस में थे, ना हिंदू सक्सेशन में थे, ना हिंदू मैरिज एक्ट में थे, लेकिन फिर भी मानने पड़े। क्यों? क्योंकि अदालत ने निर्णय दिया कि ये माने जाने चाहिए। जैसे अभी 2019 में तो नहीं, और थोड़ा बाद में एक आया कि डॉटर्स जो है वो भी इक्वल शेयर लेगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट जो हुआ था 9/9/2005, उससे पहले के किसी भी सक्सेशन में, किसी भी से पहले डॉटर्स को सन के इक्वली उसको कोपार्शनली नहीं माना जाता था, 9/9 के बाद माना जाता था। फिर 9/9/2005 को ऐसा हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद माना जाने लगा। अब कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि 9/9/2005 को तो आया जो अमेंडमेंट, लेकिन अमेंडमेंट से पहले भी डॉटर्स का पार्ट इक्वली होगा, वो माना जाएगा। तो हालांकि ये एक्ट में नहीं लिखा, नियम में नहीं लिखा, लेकिन हमें मानना इसलिए पड़ा क्योंकि न्यायिक निर्णय था। अब दूसरा, लेजिस्लेशन, यानी कि विधायिका ने जो नियम बनाए वो तो हिंदू लॉ में है। हिंदू लॉ के नियम लिखित रूप में हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये लिखित रूप में हैं, हमारे विधायिका ने बनाए हैं और एक संकलन किया है, नियमों का सेट है। आप माने तो अच्छी बात है, ना माने तो उसके अगेंस्ट में जब आप जाते हैं तो कोर्ट आपको सज़ा दे सकती है या कोर्ट आप पे कोई पेनल्टी लगा सकती है। ये नियम एक फॉर्म में है, एक प्रिंटेड फॉर्म में है, ये लेजिस्लेशन ने बनाया है, एक्ट बोलते हैं इसको, अधिनियम है। अगला सोर्स है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। अभी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस क्या भाई? सामान्यता के व्यवहार पर, समानता के आधार पर, नेचुरल राइट के आधार पर, फंडामेंटल राइट के आधार पर क्या बेहतर होगा जब कई सारे नियम, स्मृति है, श्रुति है, वेद हैं या कोई नियम है, जब एक दूसरे के विरुद्ध जा रही हो तो कोर्ट अपना इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस का हवाला दे के सोचकर एक अलग नियम निकालती है। वो सारी बातों को ओवरसाइट बनाती है और एक अपने व्यू रखती है और वो नियम बन जाता है। तो वो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस के आधार पे, हालांकि वो लेजिस्लेशन उस पे बना तो देती है, लेकिन इसमें मेन काम जुडिशरी का है, ये आप रखें ध्यान, यानी ये भी जुडिशियल डिसीजन पर ही बेस होता है। अगला सोर्स है कस्टम एंड यूजेस। अब देखिए, कस्टम ऐसे हैं जो फैमिली में अलग होते हैं, स्टेट वाइज अलग होते हैं, एक पर्टिकुलर समाज में या बिरादरी में अलग होते हैं, तो वो कैसे होंगे, एक केस है। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि फैमिली में ऐसा चला आ रहा है, परिपाटी चली आ रही है, तो ये इसी प्रकार से ही डिवीज़न होना है फैमिली का,
या पैसे दिए जाने हैं या शादियां होनी हैं या पैसों का देख रेख फैमिली का कर्ता करेगा या ओल्ड मैन करेगा या स्त्रियां करेंगी, वो सब इसमें आता है। दूसरा कि ये एक यूजेस होता है, एक होता है कस्टम। अभी इसमें भी देखते हैं, यूजेस जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और लेकिन यूजेस में क्या है कि हमें याद होता है कि हमारे दादा ने किया था, हमारे दादा ने बनाया था, हमारे फलाने ने बनाया था, लेकिन जो एज ए कस्टम है वो इमेमोरेबल होता है, हमको नहीं पता हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, या तो फैमिली में, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में चला आ रहा है, और अनरीजनेबल भी नहीं है। जो आज का नियम है उसके अगेंस्ट भी नहीं जाता, ना ही ये किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ना ही इमोरल है, तो वो वैलिड माना जाता है। मतलब ये वो नियम है जिनके विषय में हमें मालूम नहीं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए, तो ये भी एक वैलिड सोर्स है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कस्टम और यूजेस में डिफरेंस। कस्टम वैसे कोई अगर जो डिक्शनरी निकाल के देखें तो कोई अंतर नहीं, लेकिन कस्टम वो सोर्स है जो लगातार चल रहा है, यूजेस अभी थोड़ा सा नया सा है, बस यही है। वैलिड कस्टम के लिए क्या क्या होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया, एंशियंट होना चाहिए वो, मतलब कब से चला रहा है हमें पता ही नहीं। इनवेरिएबल एंड कंटिन्यूस, इनवेरिएबल यानी समान रूप से चलता आ रहा हो, कोई इसमें चेंजिंग ना हो, वेरिएबल ना हो, कोई चेंज उठा पटक ना हो, और ये स्पष्ट हो, एम्बिगुअस नहीं हो, स्पष्ट है बिल्कुल। हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम उसके अंदर फैमिली के आधे लोग का ऐसा होता था, आधे लोग का ऐसा होता है, तो वो नहीं माना जाएगा। रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। इट मस्ट नॉट बी अपोज टू मॉरलिटी और पब्लिक पॉलिसी, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉरलिटी उसके साथ, मतलब कोई अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कोई कहे कि हमारे फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है ये उसे डंडे मारे जाते हैं, ये उसे कर्ता बनाने से पहले, ऐसा नहीं हो। मतलब मॉरलिटी में के अंदर हो, पब्लिक पॉलिसी के अंदर हो, और इट मस्ट नॉट बी फॉरबिडन बाय एनी एक्सप्रेस लॉ, यानी, और ये वो कस्टम है जो किसी भी आईपीसी, अब तो खैर अलग आ गया है, लेकिन आईपीसी या और भी ऐसे लॉ में फॉरबिडन ना, उनको मना ना किया गया हो, तो ये भी वैलिड कस्टम का एक पार्ट है।